नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 4 अक्टूबर 4 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सब लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को आप सब लोग शेयर कर दें। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इसी के साथ साथ डेली करंट अफेयर की क्लास आप रेगुलर फॉलो करिए और साथ ही साथ आप नोट्स बना सके, इसके लिए आपको डेली करंट अफेयर क्लास का जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड किया जाता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है। तो वहां से डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए और साथ ही साथ डेली करंट अफेयर की पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए और रिवीजन करिए और कोशिश करिए कि कोई भी सेशन आपका मिस नहीं होना चाहिए। रेगुलर जो है मॉर्निंग में 7 बजे आपकी क्लास चलती है, आप क्लास को अटेम्प्ट करिए, जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उनका आंसर करिए और साथ ही साथ अपने करंट अफेयर्स जो है उसमें अच्छे से रिवीजन करते चलिए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट करो उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि किस राज्य के बुंदेलखंड में भारत का पहला विश्वविद्यालय, ठीक है, जल विश्वविद्यालय खुलने जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार्ट कर लीजिएगा क्योंकि ये ना सिर्फ भारत का पहला बल्कि विश्व का पहला ये वाटर यूनिवर्सिटी है जिनमें वाटर से रिलेटेड यानी कि जल से संबंधित रिसर्च किए जाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे ये जो है रिसर्च किया जाएगा कि जो है जल के समक्ष जो आज वर्तमान में चुनौतियां है उनका किस तरीके से समाधान निकाला जाए, ठीक है। प्राचीन समय में क्या चीजें की जाती थी जैसे जल की चुनौतियों को जो है निपटाया जाता था, इन सब चीजों पे रिसर्च किया जाएगा इस विश्वविद्यालय में। और ये ना सिर्फ भारत का बल्कि विश्व का पहला विश्वविद्यालय होगा। दोस्तों, ये जो है खुलने जा रहा है ये उत्तर प्रदेश में, तो ध्यान रखिएगा ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ना सिर्फ ये करंट अफेयर बल्कि यूपी स्पेशल भी स्टार कर लीजिएगा, यहाँ से रिलेटेड प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड है, जैसा कि यहाँ पे पानी की आवश्यकता भी बहुत ज्यादा रहती है, तो बुंदेलखंड से ही जो है देश और दुनिया में सबसे पहले जो है जल विश्वविद्यालय की शुरुआत हो रही है, ठीक है। कहां से दोस्तों? बुंदेलखंड से, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। चलिए, आपको पता होना चाहिए बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है, आप मुझे बताइए इसमें कितने जिले आते हैं उत्तर प्रदेश के, कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, मुझे आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। तो इसी क्षेत्र में देखा जाए जो है कौन सा जिला है दोस्तों, यहाँ पे जो 36 जिले के 25 एकड़ जो भूमि में जो है इस विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, जो कि जल्द ही देश दुनिया के लोग जो है जल संरक्षण का जो है चैप्टर यहाँ पे जो पार्ट है वो पढ़ सकेंगे। जल संरक्षण से संबंधित कि किस तरीके से वाटर को प्रिजर्व किया जाए, इन सब चीजों से वाटर से संबंधित जो रिसर्च है वो इस विश्वविद्यालय में किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये ऐसा पहला विश्वविद्यालय होगा जहां छात्र होंगे और जो शोधकर्ता जो रिसर्चर्स होंगे दोस्तों, वो जल की कमी से जो पैदा हो रही समस्याएं, ठीक है, उन समस्याओं को जो प्राचीन और यहाँ पे आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से समाधान खोजेंगे। तो ये जो जल की कमी से जो समस्याएं पैदा हो रही है उन समस्याओं के समाधान के लिए प्राचीन, ठीक है, माध्यम और ना सिर्फ प्राचीन बल्कि आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से उनका समाधान खोजने का प्रयास किया जाएगा इस विश्वविद्यालय में। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो है देश और दुनिया का सबसे पहला जल विश्वविद्यालय की शुरुआत होने जा रही है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ और भी बातें कर लेते हैं। देखिए, जो भी हाल ही में आपको पता है कि इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया और इसमें उत्तर प्रदेश के विभिन्न श्रेणियों में, ध्यान रखिएगा, विभिन्न श्रेणियों में 10 पुरस्कार जो है उत्तर प्रदेश को मिले हैं, हासिल हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हम नॉर्थ जोन में बात करें तो वाराणसी को जो है सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी में नंबर 1 पायदान पे रखते हुए पुरस्कृत किया गया है। तो यहाँ पे नॉर्थ जोन में जो है वाराणसी को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का पुरस्कार दिया गया है और प्रदेश के अन्य शहरों को भी अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे 10 पुरस्कार जो उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए विभिन्न श्रेणियों में। यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्मार्ट सिटी, जो सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी के मामले में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश को जो है देश के शीर्ष 3 राज्यों में चुना गया है, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे आगरा को है देश का जो है तीसरा सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट शहर जो है वो चुना गया। चलिए, अब आप मुझे बताइए कि देश का पहला जो है सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का, ठीक है, वो पुरस्कार किसने जीता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। ये मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था, क्योंकि यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे तो ये भी उत्तर प्रदेश का यहाँ पे रिविजन हो गया क्योंकि ये हम लोग पिछली क्लास में इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नोबेल पुरस्कार, और आपको पता है हर साल नोबेल पुरस्कार से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं और नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जा रही है, जिसमें से पहला जो है मेडिसिन से रिलेटेड पुरस्कार की घोषणा किया गया और प्रश्न आपसे वहीं से पूछा जा रहा है
कि निम्न में से किसे मेडिसिन यानी कि चिकित्सीय क्षेत्र में 2023 के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो किसे चुना गया? ऑप्शंस आप देख रहे हैं, देखिए वीडियो को दोस्तों शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ ठीक है लाइक्स करिए, और जिनका प्रश्न आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका आंसर करिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्नों के दौरान जब मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करती हूँ तो उसमें कुछ क्रॉस क्वेश्चंस करती हूँ, तो उनका आंसर आप लोग दिया करिए, और वही मेरे लिए समझ लीजिए आपकी तरफ से एक अप्रिसिएशन है, ठीक है। और वो आप लोग मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं जब आप मुझे आंसर करते हैं, तो मुझे सच में सच बता रही हूँ, दिल से बता रही हूँ, मुझे बहुत खुशी मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए नोबेल पुरस्कार जो इस साल मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाएगा दोस्तों, वो 2 लोगों को दिया जाएगा, कैटालीन कॉरिको और यहाँ पे ड्रू विस्मैन, यानी कि करेक्ट आंसर सी है। उपयुक्त ए और बी दोनों लोगों को संयुक्त रूप से 2023 का मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे फिजियोलॉजी या फिर चिकित्सा शास्त्र में देखा जाए तो 2023 का जो नोबेल पुरस्कार है वो संयुक्त रूप से, ठीक है, किस पे शोध करने के लिए दोस्तों mRNA, जिसे मैसेंजर आरएनए के नाम से जानते हैं, इस तकनीक पर शोध करने के लिए एक हंगेरियन अमेरिकी बायोकेमिस्ट है जिनका नाम है कैटलिन कॉरिको, और यहीं पे अमेरिकी चिकित्सक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है ड्रू विस्मैन। इनको जो है संयुक्त रूप से 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है, किस चीज में? इनके रिसर्च के लिए mRNA तकनीकी पर शोध करने के लिए। और आपको पता है ये mRNA यानी कि मैसेंजर आरएनए जो तकनीकी है, ये कोविड-19 महामारी के दौरान काफी चर्चा में थी। तो इसमें जो है इनके शोध की वजह से देखा जाए एक अलग तरह से कोविड-19 टीकों का क्या किया गया, उत्पादन का मार्ग जो है वो प्रशस्त किया गया। mRNA टीकों को दिसंबर 2020 में प्रयोग के लिए मंजूरी दी गई थी, और अन्य कोविड टीकों के साथ मिलकर जो है लाखों लोगों की इसने जान बचाई थी, और इस गंभीर बीमारी को नियंत्रित करने में इसने सफलता प्राप्त किया था, जिस कारण से जो है इनके योगदान की वजह से बहुत से लोगों का जीवन कोविड-19 के दौरान बचा, जिसकी वजह से इनको इस साल का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। हम आगे अभी बात करते रहेंगे जैसे जैसे नोबेल पुरस्कार के अन्य क्षेत्रों के जो है डिक्लेयर किया जाएगा विजेताओं का नाम, तो हम बाद में बात करेंगे। जैसे जैसे डिक्लेयर होता जाएगा हम देखेंगे, और फिर अंत में एक कंपाइलेशन वीडियो लेकर के आएंगे नोबेल पुरस्कार का, चूंकि पिछले वर्ष लाया भी गया था, और कुछ नोबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ अन्य भी तथ्यों को डिस्कस कर लेंगे, तो इससे आपका नोबेल पुरस्कार हर तरह से आपके आने वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है कि भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो ये देखिए पहला जो है सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक है, हेल्थवे नाम है इसका उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में किया गया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो है भारत का पहला जो है सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक है जो है, जिसका नाम है, ठीक है, हेल्थवे, इसका उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। और अगर ये बात करेंगे जो रोपवे, ये जो रूफ है साइकिलिंग ट्रैक है, ये सतत शहरी गतिशीलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। कार्यक्रम की जो अध्यक्षता किया गया, उद्घाटन समारोह था, उसकी जो कार्यक्रम की अध्यक्षता किया गया है दोस्तों, वो राज्य नगर पालिका प्रशासन और शहरी विकास मंत्री के, ठीक है, के तारकराम राव ने की है, ठीक है। अगर हम बात करें साइकिलिंग ट्रैक का नाम क्या है दोस्तों, तो जैसा कि हमने ये भी बात किया, हेल्थ वे, ठीक है, और यह भारत में एक अग्रणी परियोजना है। इसके और बारे में बात करें तो यह एक वैश्विक स्तर पर अपनी तरह का दूसरा कार्यक्रम है और अस्थायी ढांचे में नवाचार का प्रदर्शन करता है। ट्रैक मुख्य जो है कैरिजवे और सर्विस रोड के बीच आउटर रिंग रोड के साथ स्थित है। इसकी कुल लंबाई देखिए कितनी है, 23 किलोमीटर है, और ये 2 खंडों में 8.5 किलोमीटर का एक गुलाबी रेखा है और यहाँ पे 14.5 किलोमीटर की नीली रेखा है। 2 खंडों में ये विभाजित है। ट्रैक जो है कितने लेन का होगा दोस्तों, 3 लेन का है, 3 लेन चौड़ा है, और इसकी जो माप है वो 4.5 मीटर है, और इसके प्रत्येक तरफ एक हरा स्थान है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये ट्रैक है दोस्तों, ठीक है, ये इको फ्रेंडली ट्रैक है, यानी कि इसके अगर आप यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी ग्रीनरी है, ठीक है, और इसका नाम क्या है साइकिलिंग ट्रैक का, तो ये हेल्थ वे है, ठीक है, हैदराबाद में उद्घाटन किया गया, और ये भारत का पहला सोलर रूफ ट्रैक में जो है साइकिलिंग ट्रैक है। इसी के साथ साथ कुछ और भी बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे 5 बार सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा पाने के बाद जो इंदौर शहर ने देखा जाए, इंदौर ने शहर में आयोजित नेशनल स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 में भारत में सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी के लिए शीर्ष स्थान हासिल किया। देखिए अभी जो मैंने प्रश्न पूछा था
उसका यहाँ पे आंसर भी आपको मिल गया, कोई बात नहीं, मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछ लूंगी, उम्मीद है उसका आप आंसर मुझे करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आपको पता है नेशनल स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया, और जैसा कि हमने अभी बात किया कि उत्तर प्रदेश के 10 शहरों को, ठीक है, विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, 10 पुरस्कार हासिल हुआ है। वहीं पे अगर हम बात करें भारत में जो सर्वश्रेष्ठ सिटी का पुरस्कार, स्मार्ट सिटी का पुरस्कार हासिल किया पुनः जो है छठी बार, वो इंदौर ने किया है, मध्य प्रदेश के इंदौर ने किया है। भारत के स्मार्ट शहरों में देखा जाए गुजरात का सूरत दूसरे स्थान पर रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पहले स्थान पे मध्य प्रदेश का इंदौर है, और यहाँ पे गुजरात का जो सूरत है वो दूसरे स्थान पे, और उत्तर प्रदेश का, जैसा कि हमने पहले भी बात किया कि उत्तर प्रदेश का जो आगरा है वो तीसरे स्थान पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार कर लीजिएगा, प्रश्न ऐसे ही बनते हैं, क्योंकि जहां तक मुझे याद है एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश का मोस्ट जो है, यहाँ पे इंडिया का सबसे जो है पॉपुलेटेड सिटी जो थी पूछी गई थी, तो उत्तर प्रदेश का ही शहर था। तो यहाँ भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि नेशनल स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 में जो है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जो है स्मार्ट सिटी में तीसरा स्थान हासिल किया है, तो वो आगरा है। मध्य प्रदेश को देखा जाए देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य भी घोषित किया गया, और दूसरे स्थान पे दोस्तों किसका स्थान आता है, तमिलनाडु। तो एमपी के बाद दोस्तों जो है तमिलनाडु जो है वो दूसरे स्थान पर है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें तीसरे स्थान पे, तो यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद तमिलनाडु, और तीसरे स्थान पे दोस्तों 2 राज्य हैं जो कि संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल किए हैं, एक राजस्थान, उत्तर प्रदेश। स्टार कर लीजिएगा। ये देखिए यहाँ से तो पूरी संभावना है प्रश्न पूछे जाने की करंट में, तो इस चार्ट को आराम से एक लिख लीजिए, ठीक है। नेशनल स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023, इसमें सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का पुरस्कार देखिए किसको किसको दिया गया, राज्यों में किसे दिया गया, एक तरफ यहाँ पे राज्य लिख लीजिए, ठीक है, स्टेट लिख लीजिए, स्टेट लिख लीजिए, और एक तरफ इस स्टेट से रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट को लिख लीजिए, ठीक है। इस तरीके से बांट करके लिख लीजिए, रिवीजन करने में आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी देखिए पुरस्कार से संबंधित है, तो आज हम काफी सारे पुरस्कार पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है प्रश्न है कि हाल ही में सशस्त्र रामानुजम पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पुरस्कार ये भी पूछ देता है कि सशस्त्र रामानुजम पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, कई बार आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये देखिए मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है दोस्तों, और इस साल 2023 के लिए किसे इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। ऑप्शंस आप देख रहे हैं, तो जल्दी से जो दोस्तों आंसर कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है रुई कीसियांग झांग जो है, इनको जो है 2023 के सशस्त्र रामानुजम पुरस्कार के लिए चुना गया है, और आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो अमेरिका का दोस्तों यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जिसका नाम है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, ठीक है, बर्कले में स्थित है ये अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय। वहीं पे ये असिस्टेंट प्रोफेसर है, सहायक प्रोफेसर है, गणितज्ञ हैं, जैसा कि मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है। जिन्होंने मैथमेटिक्स के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है उन्हीं को ये सशस्त्र रामानुजम पुरस्कार दिया जाता है। और यहाँ पे चूंकि मैथमेटिक्स के प्रोफेसर है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के, जिनका नाम है रुई कीसियांग झांग, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उनको जो है 2023 का सशस्त्र रामानुजम पुरस्कार जो है प्रदान करने के लिए चुना गया है। इस पुरस्कार की दोस्तों बात करें तो ये गणित के क्षेत्र में जो है उनके योगदान, जो उन्होंने उल्लेखनीय योगदान दिया है, उस योगदान को मान्यता देता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिसंबर जो है, जो आने वाला दिसंबर है, उसके तीसरे सप्ताह में कुंभकोणम के यहाँ पे जो शास्त्र विश्वविद्यालय में देखा जाए तो प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम के गृह नगर में आयोजित संख्या सिद्धांत के एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान जो है $10,000 का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। आइए बात कर लेते हैं सशस्त्र रामानुजम पुरस्कार के बारे में। तो दोस्तों इस पुरस्कार की बात करें तो 2005 से ये, ठीक है, षणमुख कला विज्ञान प्रौद्योगिकी और, ठीक है, अनुसंधान अकादमी कुंभकोणम के द्वारा ये प्रदान किया जाता है। देखिए इसी जो है किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो ये जो अकादमी, इसके द्वारा ये 2005 से ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और बेसिकली जो 32 वर्ष निर्धारित की गई, तो 32 वर्ष तक आपके ये भी ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि हर आयु के लोगों को दिया जा सकता है, लेकिन नहीं, जो लोग 32 वर्ष की आयु सीमा इसमें निर्धारित किया गया है। रामानुजम की देखा जाए तो 32 वर्ष जो है संक्षिप्त जीवन में उन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की थी, जिसके कारण से इस पुरस्कार के लिए जो आयु सीमा निर्धारित की गई है दोस्तों वो 32 वर्ष की गई। तो 32 वर्ष तक के मैथमेटिशियन को ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे हमने देखिए नोबेल पुरस्कार के बारे में बात किया, सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार के बारे में बात किया। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में समक्का सरक्का जनजातीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन की घोषणा की है। तो अभी देखिए अगर आपको ये पता होगा कि हाल फिलहाल में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस राज्य के दौरे पे गए थे, जहां पे उन्होंने कई सारे जो है विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है, कई सारे जो है वहां पे परियोजनाओं के लिए उन्होंने निवेश की घोषणा की। अगर आपको ये बात पता होगी तो ये आंसर इजिली कर लेंगे आप। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर इज ए, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा कि अभी हाल ही में तेलंगाना के दौरे पे थे और इस दौरान उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की, जिसमें से उन्होंने ये बोला कि तेलंगाना में वो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया जाएगा और साथ ही साथ तेलंगाना का एक शहर है जिसका नाम है मुलुग में। ठीक है, मुलुग में समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। ठीक है, ये जो शहर है, एक नगर है महबूब नगर, वहां पे जो है कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया राष्ट्रपति जी के द्वारा और प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और उन्होंने जो है राष्ट्र को समर्पित करने के बाद, ठीक है, कई सारे जो वहां पे परियोजनाएं थी जिसको उन्होंने राष्ट्र को समर्पित किया और उसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और संबोधन के दौरान उन्होंने ये बात कही कि जो हल्दी बोर्ड जो है जो गठन किया जाएगा हल्दी बोर्ड का, वो हल्दी उत्पादक जो किसान है उनके लिए सभी तरह की मददगार साबित होगा। तो एक तरीके से जहां पे जो हल्दी उत्पादन करते हैं जो किसान, उनके लिए हर तरह की सहायता प्रदान की जाएगी इस राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के द्वारा। इसके साथ ही देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी ने इस अवसर पर 900 करोड़ रुपए की लागत से, ठीक है, जनजातीय विश्वविद्यालय बनाए जाने की भी घोषणा किया और साथ ही साथ उन्होंने इस अवसर पे 13,500 करोड़ रुपए से अधिक की जो है कई विकास परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी। किसने रखी दोस्तों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 13,500 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला प्रधानमंत्री जी द्वारा किस राज्य में रखी गई? तो ये रखा गया दोस्तों तेलंगाना में। और तेलंगाना में इन्होंने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन की और साथ ही साथ समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के आधारशिला रखने की बात की। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी। आइए, चूंकि हम बात करें तेलंगाना की, तेलंगाना से संबंधित कुछ और भी न्यूज है जो हाल फिलहाल में चर्चा में थे। जैसे कि हाल ही में देखा जाए, जो पर्यटन मंत्रालय दोस्तों देश का, उसने तेलंगाना में देखा जाए तो एक शहर है, गांव है जिसका नाम है, ठीक है, पेम्बर्थी और चंदलापुर। तो पेम्बर्थी और चंद्रापुर जो कि तेलंगाना का गांव है, उसे पर्यटन मंत्रालय के द्वारा 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। ठीक है, ये दोनों गांव जो है वो विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पे, ठीक है, विश्व पर्यटन दिवस दोस्तों कब मनाया गया? ये 27 सितंबर को मनाया गया। ठीक है, इस अवसर पे जो है नई दिल्ली में एक विशेष समारोह के दौरान ये पुरस्कार मिला है, ठीक है, इन दोनों गांव को। इससे पहले देखा जाए, केंद्र ने तेलंगाना में हस्तशिल्प और पर्यटन स्थलों को मान्यता दी है और 2 साल पहले जो है भूदान पंचमपल्ली को पर्यटन गांव के रूप में मान्यता दी है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भूदान पंचमपल्ली गांव जो है किस राज्य में जो हाल फिलहाल में चर्चा में था? तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये तेलंगाना में है और यहाँ पे तेलंगाना के जो 2 गांव हैं, ठीक है, पेम्बर्थी और चंदलापुर, उसको पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया। तो ये तेलंगाना का गांव है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि नियुक्ति से संबंधित है कि भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में देखिए चुना गया है सौगत गुप्ता को। करेक्ट आंसर इज बी है। ठीक है, ये देखिए जो है मेरिको लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं जिनका नाम है सौगत गुप्ता, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इन्हें देखा जाए तो भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का जो है नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का नया अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है वो किसे किया गया है दोस्तों? सौगत गुप्ता को किया गया है। ठीक है, सौगत गुप्ता की बात करें तो ये बोर्ड ऑफ गवर्नर में 2 साल और बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में ये 4 साल शामिल है। ठीक है, इसी के साथ साथ बात करें तो पार्थ सिन्हा, जिनकी तस्वीर आप इधर देख रहे हैं, देखिए ये सौगत गुप्ता है जो कि चेयरमैन नियुक्त किए गए और इसी के साथ साथ जो पार्थ सिन्हा ये वाइस चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के, ठीक है, उपाध्यक्ष चुना गया है। और इसी के साथ साथ बात करें तो सुधांशु वस्त को, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मानक कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का, तो इसका गठन दोस्तों किया गया था 1985 में और इसका हेडक्वार्टर जो है महाराष्ट्र के मुंबई में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ कुछ अन्य नियुक्तियां भी कर लेते। देखिए यहाँ पे सरकार ने जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड थे, ठीक है, जो यहाँ पे
जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के जो अध्यक्ष थे दोस्तों, जिनका नाम है नितिन गुप्ता, उनके जो है कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है, यानी कि 30 जून 2024 तक बढ़ाने का फैसला सरकार ने लिया है। तो यहाँ पे अगर आपसे ये पूछा जाए कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के जो है अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो नितिन गुप्ता है। ठीक है, इसी के साथ साथ बात करें, कैबिनेट की नियुक्ति समिति जो है उसने सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में गुप्ता की जो है पुनर्नियुक्ति को भी मंजूरी दिया है। और अगर हम बात करें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा ये एक वैधानिक निकाय है और इसकी स्थापना किसके तहत किया गया था, तो केंद्रीय राजस्व अधिनियम 1963 के तहत इसकी स्थापना की गई थी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की। ध्यान रखिएगा ये एक वैधानिक निकाय है, आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, और ये आयकर विभाग का प्रशासनिक निकाय भी है। इसमें देखा जाए तो ये व्यक्तिगत आयकर, कॉर्पोरेट कर आदि जैसे जो प्रत्यक्ष कर हैं उन प्रत्यक्ष करों को लगाने और संग्रह करने से संबंधित मामलों का ये निपटारा करता है। सीबीडीटी का नेतृत्व देखिए ये चेयरमैन के द्वारा किया जाता है और इसमें 6 सदस्य शामिल हैं। तो एक चेयरमैन और 6 सदस्य हैं और इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली। ये सब पूछा जाता है, एक एक लाइन यहाँ से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे जो है निकायों के बारे में पूछा जाता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चूंकि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड चर्चा में आ गया है तो इसलिए इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ देखिए, अभी हाल फिलहाल में दोस्तों देखिए ये जो आप लोगों ने पॉस्को के बारे में सुना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 2012, ठीक है, जिसमें अमेंडमेंट, तो इसमें देखिए 22nd जो लॉ कमीशन है, ठीक है, लॉ कमीशन है, ये काफी ज्यादा चर्चा में है। तो आप मुझे बताइए कि 22nd लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। ठीक है, अगला है देखिए, ये भी नियुक्ति से संबंधित है कि डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू, ठीक है, मुइज्जू किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो ये देखिए डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू जो है ये मालदीव के जो है राष्ट्रपति चुने गए हैं नए। तो अभी हाल ही में वहां पे चुनाव हुआ है दोस्तों, तो वहां पे जो विपक्षी पार्टी के ये थे, ठीक है, सदस्य थे पीपीएम पीएनसी गठबंधन के जो डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू हैं, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ये मालदीव के राष्ट्रपति चुने गए हैं और इन्होंने जो है 53% से अधिक जो है वो वोट जीता है। जो वर्तमान में जो वहां पे सत्तारूढ़ पार्टी है एमडीपी, उनके जो अभी वर्तमान में वहां पे राष्ट्रपति देखिए कौन थे दोस्तों, इब्राहिम मोहम्मद सोलेही को देखा जाए तो 46 जो है वोट मिले हैं और वोट परसेंट, जो कि पहले दौरे में 39% से अधिक था, लेकिन वह जीत हासिल जो करने के लिए देखिए 50% तक का वोट चाहिए था, उससे कम है, 46 पे निपट गए। चुनावी में पहले दौर में देखा जाए तो 78% की तुलना में दूसरे दौर में 86% जो है बेहतर मतदान हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मालदीव के दोस्तों नए राष्ट्रपति बने हैं वो कौन बने हैं दोस्तों मोहम्मद मुइज्जू। ठीक है, मालदीव की दोस्तों बात कर लेते हैं। ये देखिए आपको दिख रहा होगा हमारा प्यारा भारत और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अरेबियन सी, इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में आप देखेंगे यहाँ पे आपको मालदीव देखने को मिल रहा है, जिसकी कैपिटल दोस्तों माले है। इसे देखा जाए आधिकारिक तौर पे जो है क्या कहा जाता है, मालदीव गणराज्य कहा जाता है। और ये कहाँ स्थित है दोस्तों, इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर में स्थित है और कैपिटल इसकी क्या है दोस्तों, माले है। मुद्रा की बात करें दोस्तों तो मालदीवियन रुपया जो है उसका मुद्रा है और यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है वो दिवेही है। चलिए अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। देखिए इसी के जस्ट उत्तर में यहाँ पे जो है नॉर्थ की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है इंडिया का एक यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरीज देखने को मिलता है, लक्षद्वीप। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में कौन सी रेखा गुजरती है, ठीक है, कौन सी डिग्री है जो मालदीव को लक्षद्वीप से अलग करती है। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। ठीक है, मैपिंग करिए दोस्तों, मैपिंग से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है। तो किस जो है मंत्री यहाँ पे केंद्रीय मंत्रालय ने किया है, ऑप्शंस आप देख रहे हैं और इसका करेक्ट आंसर है जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा किया है। तो जनजातीय कार्य मंत्रालय ने दोस्तों अमेजन इंडिया और लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन के सहयोग से एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के लिए अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। इस पहल में देखा जाए तो जनजातीय समुदायों के बीच मौजूदा शैक्षणिक अंतर को सुधारने, उभरती प्रौद्योगिकी में उनके सफल करियर को सुनिश्चित करने की क्षमता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा एकलव्य, ठीक है, एकलव्य से एग्जाम में पूछा गया किसके लिए, तो जनजातीय जो है 6 लोग हैं उनसे संबंधित है और इसी के द्वारा देखा जाए यहाँ पे जो मंत्रालय है जनजातीय कार्य मंत्रालय, उसके द्वारा अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम जो है उसके दूसरे चरण का शुभारंभ किया गया। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों की हाल ही में किसने 2023 के लिए कांतार ब्रांड्स
शीर्ष 75 सबसे मूल्यवान भारतीय बोर्ड रिपोर्ट में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। तो किसने, किस कंपनी ने दोस्तों? ऑप्शंस आप देख रहे, देखिए वीडियो को शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए और इसका करेक्ट आंसर इज ए है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टीसीएस ने दोस्तों अपना देखा जाए भारतीय ब्रांड रिपोर्ट में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने देखा जाए 2023 के लिए कांतार ब्रांड 75 सबसे मूल्यवान जो है भारतीय ब्रांड रिपोर्ट में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। अगर हम बात करें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की ब्रांड वैल्यू दोस्तों कितनी है? 43 अरब डॉलर है और भारत के शीर्ष 75 ब्रांड का संयुक्त जो है ब्रांड वैल्यू कितनी है वो यहाँ पे बात करें तो 379 बिलियन डॉलर है। ठीक है, और यहाँ पे जो है अकेले यहाँ पे टीसीएस का देखा जाए तो 43 अरब डॉलर है। उसी के बाद दूसरे जो अन्य शीर्ष 5 स्थान पे कौन कौन से? तो एचडीएफसी है, इंफोसिस है, एयरटेल है, भारतीय स्टेट बैंक है, एसबीआई, यानी कि शीर्ष 5 स्थानों पर अपनी जगह बनाए। ये आप यहाँ पे जो है मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड आप देख सकते हैं। टीसीएस है, फिर एचडीएफसी बैंक है, फिर इंफोसिस थर्ड नंबर पे आता है, फिर एयरटेल है। ये आप देख सकते हैं जो है वैल्यूएबल ब्रांड को। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का। अब हम बात करेंगे लास्ट प्रश्न की कि हाल ही में, देखिए ये भी पुरस्कार से संबंधित है। आज हम लोगों ने बहुत सारे अवार्ड के बारे में पढ़ा, ठीक है, क्योंकि चर्चा में था इसलिए जरूरी भी था पढ़ना। तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 2021-22 के लिए कितने विजेताओं को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो कितने विजेताओं को प्रदान किया गया? ऑप्शंस आप देख रहे हैं और इसका करेक्ट आंसर है 41। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है उनके द्वारा जो है 2021-22 के लिए 41 विजेताओं को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार जो है वो राष्ट्रपति भवन में प्रदान किया गया। 29 सितंबर को प्रदान किया गया। अगर हम राष्ट्रीय सेवा योजना की बात करें दोस्तों, तो ये जो योजना है इसकी स्थापना की गई थी 1969 में महात्मा गांधी जी के जन्म शताब्दी पर किया गया था और ये जो कि एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है राष्ट्रीय सेवा योजना। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये राष्ट्रीय सेवा योजना का बेसिकली उद्देश्य क्या है? तो ये जो स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा के माध्यम से जो छात्र युवाओं के व्यक्तित्व और चरित्र का विकास करना इसका जो है उद्देश्य है। और इस योजना का आदर्श वाक्य क्या है? स्वयं से पहले आप हैं। और इस पुरस्कार की जो स्थापना की गई थी केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, कितने विजेताओं को? 41 विजेताओं को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है राष्ट्रपति द्वारा। तो ये था दोस्तों आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में? फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। तो आज का हमारा सबसे पहला फैक्ट्स है कि अंतरराष्ट्रीय होम टेक्सटाइल शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है किसने किया? वाराणसी शहर ने। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर ने दोस्तों अंतरराष्ट्रीय होम टेक्सटाइल शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया। ये देखें, जितना भी यूपी पढ़ रहे हैं एक अलग से कॉपी बना लीजिए, यूपी स्पेशल आप उसमें नोट डाउन करते रहा करिए। राज्य में एकीकृत आयुष बोर्ड का गठन किया गया है किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। उमलिंगला फैशन रन ने दुनिया को सबसे महंगी ऊंचाई पर फैशन शो का रिकॉर्ड बनाया है। कहां पे दोस्तों? तो ये लद्दाख में। कौन सा देश लगातार जो है छठे महीने उभरते बाजारों में शीर्ष स्थान पर बरकरार रहा है? दोस्तों ये भारत रहा है। ठीक है, इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव में सिटी अवार्ड्स रेडी में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? वाराणसी ने जीता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर कर दीजिएगा। और डेली करंट अफेयर की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए डाउनलोड करिए, ना सिर्फ डाउनलोड करिए बल्कि अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिविजन करिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा कहना चाहूंगी कि जो भी आप करंट अफेयर्स के डिस्कशन के दौरान जब मुझसे क्रॉस क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है प्लीज उसका आंसर करिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।